ड्यू टू द डिस्क स्पेस इश्यूज जो रिकॉर्डिंग के लिए पुट किया था वो थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, तो नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो लोग अटेंड हैं, जो लोग अभी क्लास में हैं, उन लोगों को आइडिया लग गया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम रिज्यूम कर। ठीक है, हाँ रितल स्टार्ट कीजिए फिर से। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। Yes, sir. India is the Yes. Pardon, sir. यहाँ से इंडिया हैज बीन एबल। एक सेकेंड, स्क्रीन विजुअल नहीं है क्या? सर मेरे में नहीं दिखा रही है। बाकी सबको दिख रहे हैं? सर मैं मेरी नोटबुक में से पढ़ लेती हूँ। हाँ ठीक है, बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? ये सर दिख रही है। ठीक है रितल, आप स्टार्ट कीजिए। इंडिया हैज बीन एबल से आगे पढ़िए। India has been able to use its growing economic and political clout to expand its influence around the world. For example, India has been working to strengthen them ties with East Africa in order to counter China's growth influence in the region. India is the second largest donor of external aid in the world, contributing more than $17 million. एक चीज में नोटिस कीजिए आप, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें इंडिया की कन्फ्लिक्ट्स की बात करना ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, इंडिया को एक ग्रोइंग लीडर के तौर पे दिखाना है, ना कि एक ऐसे बंदे के तौर पे जो थोड़ा डोमिनेट कर रहा है जगहों को, है ना। तो कोशिश कीजिए कि उस तरह का जो इंक्लिंग है वो ना आए कि इंडिया हैज बीन वर्किंग टू स्ट्रेंथन टाइज विद ईस्ट अफ्रीका। इसमें आप जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया के द्वारा दी जाने वाली एड्स वगैरह हैं उनका मेंशन कर सकते हो। इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स का जो यूएन के थ्रू भेजी जाती हैं, है ना, उन चीज़ों का आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेंशन कर सकते हो। लाइक आपने एड का यहाँ पर मेंशन किया है कि सेकंड लार्जेस्ट डोनर ऑफ एक्सटर्नल एड इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग इतना इतना, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। इसके साथ साथ आप पीस कीपिंग फोर्स वाला जो एंगल है वो भी जोड़ सकते हो। तो इससे इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका एक तरीके से क्या बोलते हैं, लीडरशिप वाला रोल है या पीस एंड सिक्योरिटी में जो रोल है वो देखने को मिलता है ना। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन आप देखोगे ना, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ वेरियस ग्लोबल एंड रीजनल फोरम सच एज द G20, ब्रिक्स एंड वगैरह वगैरह। तो इसमें देखो, अगर आप एक चीज देखोगे तो इंडिया ने रिसेंटली G20 का जो समिट है वो कंडक्ट किया, है ना। तो इसको मेरे ख्याल से काफी हद तक और ज्यादा लाइमलाइट में लाना चाहिए था। आपने G20 वाली चीज को सिर्फ एक वर्ड के अंदर निपटा दिया, बस आपने इसको मेंशन किया है। लेकिन अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा समिट था, इंडिया ने बहुत सारी चीजें से प्रोजेक्ट किए हैं, तो आपको उन एलिमेंट्स को सामने लेके आना चाहिए था कि G20 के थ्रू इंडिया ने क्या क्या किया, क्योंकि वो सबसे रिसेंट है ना। तो Yes. सबसे रिसेंट जो चीज होती है ना उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया जाता है। बाकी तो जो पुरानी चीजें चल रही हैं उनको तो मेंशन करते ही करते हैं, लेकिन जो सबसे रिसेंट चीज है इसको हमें ज्यादा उभार के सामने लेके आना। ठीक है, तो इंडिया सिर्फ मेंबर नहीं है ऐसे फोरम्स का, इंडिया G20 को लीड भी कर रहा है। तो ये चीज जो है वो थोड़ा आपको और अच्छे तरीके से बतानी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। India economics growth and its role in the world today are both products of its own strength. India has pursued an independent foreign policy, built a strong economic and developed relationship with countries around the world. These factors have given India greater influence on the global stage. ठीक है, India's role need to be understood in the present world. India should tap the opportunity and use its influence over the world with its calculative policy and strategic measures. There is no doubt that आगे देखो, इस पहली चीज तो ये कि इनमें दोनों में आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग कोड्स मिसिंग है ना। ये स्टार्टिंग में भी कोड नहीं है, एंडिंग में भी कोड नहीं है। कोड कोशिश कीजिए 100% कि आप कोड को रखें। दूसरी चीज, इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत कम है। इंडिया की आप रैंकिंग्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया ने बेसिकली कौन कौन सी इंडिया की रैंकिंग, सॉरी हाँ, इंडिया की रैंकिंग्स की बात कर सकते हैं आप। रैंकिंग्स के साथ साथ इंडेक्सेस की बात कर सकते हैं, है ना। कैसे इंडिया की पोजीशन इंप्रूव होके आ रही है। इसके साथ साथ इंडिया की जो मेजर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनके साथ जो 2+2 डायलॉग्स होते हैं, यूके के साथ, यूएसए के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ, आप इन सब चीज़ों को लेके आ सकते हैं। इंडिया को एक मेडिएटर के तौर पे दिखा सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई कंट्री लीडरशिप रोल में होती है तो क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज उसके पास जाती है कि भाई आप हमारे जो झगड़े हैं उनको सुलझाएं, है ना। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं।
ये कुछ एलिमेंट्स है जिनको आप शामिल कर सकते थे, कुछ फैक्चुअल डेटा जो है जो मिसिंग है वो इंक्लूड करना चाहिए था, G20 को थोड़ा सा ज्यादा और लाइमलाइट में लाना चाहिए था, तो वो भी करना। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो वी विल गेट बैक टू यू। आगे सौम्य का पढ़ते हैं नेक्स्ट। सौम्य रेडी? Yes, sir. ठीक है भाई, स्टार्ट कीजिए। India is an emerging leader in the new world order. India is once again ready to play the role of Vishwaguru and work towards the benefit of mankind. Honorable PM Narendra Modi. India is a country with rich history, culture, and diversity. It is also a country with It is also a country with large population, fastest growing economy, and a vibrant democracy. In last few years, in the land of geopolitics, India is emerging as a prominent player, steadily carving its path towards becoming a leader in the new world order. This shift is due to growing economic, strategic partnership, upholding democratic values, contributing positively to global issues, strong military and strategic capabilities, and technological advancements. ठीक है, बढ़िया। एक चीज मिसिंग है, वो है अंडरलाइनिंग। ठीक है, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन नहीं किए। यस सर, और ये वाला जो ऐसे है ना वो वर्ड लिमिट के बहुत बाहर चला गया है। कोई नहीं, पढ़िए। India remarkable economic growth fueled by initiatives like Make in India, Digital India, etc. India is now the fifth largest economy in the world, surpassing UK, France, etc. And within 2030, India is aiming to become third largest economy in the world. आपने रैंकिंग्स की बात की है, दिस इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट। Due to economic growth, India has increased their budgetary expenditure on military strength, technological advancement, construction of public infrastructure, providing loans and aids to other nations, etc. India is also building indigenous helicopters, weapons, missiles, fighter jets, aircraft carrier, etc. जैसे कि जब हम मेंशन करते हैं ना इन सब चीज़ों को कि इंडिया का बजटरी एक्सपेंडिचर मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो कोशिश कीजिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से उनको ऐड कर सके कि इंडिया ने कौन कौन सी कंट्री को रिलीफ प्रोवाइड किया है, कौन कौन सी कंट्रीज को रिलीफ पैकेजेस भेजने के साथ साथ उनको अलग अलग लोन्स वगैरह दिए हैं। तो ऐसे एविडेंसेस जोड़िए तो और ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यू टू दिस अचीवमेंट्स Due to these achievements, India's strategic partnership has grown significantly. The Quad, a group comprised of India, USA, Japan, and Australia, has gained a recognition for maintaining rules-based order in Indo-Pacific region. Recently, the Indian Maritime Special Force (MARCOS) have appreciated worldwide for saving hijacked transport vessels against pirates of Somalia. India is now fourth rank in Global Power Index 2024, surpassing UK, South Korea, and third strongest air force in the world, surpassing China. Also, India's nuclear capability also provides certain advantages in geopolitics. बढ़िया। पैराग्राफ ब्रेक करना भाई, इतने लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। Yes sir, बहुत बड़ा कर दिया मैंने। आगे। Due to India's non-alignment policy in world affairs, it allows to maintain good relation with all other countries, and it doesn't affect India to achieve goals in difficult times like performing Ganga. ये वाला गलत है। That is evacuation of India's. नहीं सर, वो यूक्रेन में जो बच्चों को निकालने का ये किया था ना, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन लिखना भूल गया यहाँ पर। Evacuation of India's national from Ukraine and buying tons of oil from Russia despite having some sanctions in Russia-Ukraine war. हाँ, इसमें ना एक पॉइंट ऐड हो सकता है, इसमें ये वाला पॉइंट ऐड हो सकता है कि कैसे जो आपके अपोजिट फैक्शंस वाली कंट्रीज हैं उनको इंडिया क्या कर रहा है, उनको इंडिया साथ रहा है ना। एक तरफ इसराइल को भी उसमें साथ में ले रखा है, दूसरी तरफ जो आपकी मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको भी साथ में लिया हुआ है ना। सिमिलरली किस तरीके से यूक्रेन के सपोर्ट में भी है और रशिया से जो उसके ट्रेड रिलेशंस है वो भी मेंटेन है। मतलब कि इंडिया इज गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ऐसी वाली सिचुएशन है कि वो सारी चीजें हैं, रिलेशंस हैं, उनको मेंटेन करके चल रहा है। एंड दीज आर द ट्रू साइंस ऑफ अ लीडर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है।
फिर ये मेंटेन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आ गई, प्रोवाइडिंग एड टू श्रीलंका व्हेन दे आर फेसिंग डिफॉल्ट इन पेइंग लोन्स, एक्सपोर्टिंग फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मालदीव वाला एंगल भी कर दिया। स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, नेपाल वाला हो गया, सीरिया वाला हो गया। हाँ, ये एग्जांपल्स आपने अच्छे से इंक्लूड किए हैं, ये काफ़ी बेटर है। लेकिन अगेन वर्ड लिमिट पे काम करना है। और इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 shows the willing to engage in diplomatic solution। ठीक है। Aiming to create 500 gigawatt of green energy, ये भी ठीक है। इन कंक्लूजन कोट आप इसमें ज्वाइन करना भूल गया, बाकी ओवरऑल सही लग रहा है। सर कोट ऊपर जो है ना, नीचे भी ऐड करो लास्ट में कंक्लूजन के साथ एक। अच्छा ओके। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो कोट होता है ना, वो कोट आपका एक तरह का क्वेश्चन बताता है ना। वो टॉपिक के बारे में एक इंट्रिगनेस क्रिएट करता है कि हम टॉपिक के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो एंडिंग वाला कोट होता है ना, वो कंक्लूजन की तरह करता है कि एक डेफिनेट वाली चीज बोलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग वाले कोट में कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीज ऐड हो जो आपके टॉपिक के बारे में कुछ क्यूरोसिटी टाइप की जगह है, या फिर कुछ एक पॉइंट ऑफ एक्शन की बात करे। जबकि लास्ट वाला जो है वो उस चीज को कंक्लूड करे और जो भी टॉपिक हमारा है उसको अफर्मेशन दे कि भाई हाँ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। विनय, विनय प्रेजेंट है क्या? विनय इज नॉट प्रेजेंट। चलो फिर आते हैं, रजत भी प्रेजेंट नहीं है। प्रिया? यस सर। हाँ भाई, एक सेकेंड। प्रिया का ए ऐसे कहाँ पर है? ये तो बी है ना डायरेक्ट। सर ये ऐसे मैंने लिखा नहीं क्यों नहीं लिखा आपने? सर, समझ नहीं आ रहा था कैसे लिखें, क्या लिखें। तो आपको पूछना चाहिए ना। और प्लस जो प्रीवियस क्लास में मैंने जो ए वाला ऐसे है उसको एक्सप्लेन भी किया था। सर वो क्लास चल नहीं रही, क्लास चल नहीं रही वो। किसी की भी नहीं चल रही क्या? क्यों भाई? वीडियो कंप्लीट लिखा अच्छा नंबर है वो? सर। इससे प्रीवियस जो आपका पेपर 2 की फ्राइडे को क्लास हुई थी आई थिंक। फ्राइडे वाली? जी मैं देखता हूँ अभी क्लास के बाद में। ठीक है, उसको भी लिखना आप। ठीक है, ओके। चलो भाई स्टार्ट रीडिंग। तो एक सेकेंड। India, often referred to as the world's largest democracy, has made remarkable strides on the global stage. With a rich history, diverse culture, and a rapidly growing economy, India has undoubtedly emerged as a major player in the world. नेक्स्ट बढ़ते जाइए। India's economy is one of the largest and fastest growing in the world, with a GDP of $3.4 trillion in 2022. India is the fifth largest economy in the world, and according to International Monetary Fund, India is projected to become third largest economy by 2027. India's growing influence in the changing world can be recognized through G20 presidency and India's membership in organizations like BRICS, SCO, and founder of non-aligned movement. India has taken steps towards becoming a global leader in the field of renewable energy. India is the world's third largest producer of. पहली बात प्रिया, स्टार्टिंग में कोट करना था। ठीक है, दूसरी बात काफी लंबा लिख रहे हो, पैराग्राफ को ब्रेक करो। यहाँ तक हमारा पैराग्राफ जो चलना था ना, इसके बाद यहाँ से हमारा पैराग्राफ जो है वो ब्रेक होना था। ठीक है, हाँ। आप लोग इस चीज इन एलिमेंट्स का ध्यान रखिए, ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस बोल दिया आप लोगों को फॉलो नहीं करना, ये चीजें फॉलो करनी है। अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, सीधी सी बात है। हमें इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना। आपको जो चीजें एलिमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे उन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए कि भाई कोड स्टार्टिंग में ऐड करना है, कोड के साथ साथ हमें एक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है, कीवर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है ना। सोर्सेज को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसके साथ साथ हम पैराग्राफ्स को ब्रेक करेंगे। ये चीजें हमें फॉलो करनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंडिया प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी की बात हो गई, इनोवेशन की बात हो गई, डिजिटल इंडिया वगैरह। ठीक है, द इंडियन स्पेस। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आप में से मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों ने यूपीआई के बारे में मेंशन नहीं किया है ना। यूपीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीआई मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो वर्ल्ड के एरिया में एक बहुत ही इनोवेटिव चीज है। एंड आप उस चीज को भी बता सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने डिजिटल इंडिया को जो है एंड टू एंड माइल तक पहुंचाया है ना। तो वो एक लीडरशिप वाला रोल आ जाता है, वो एक काम आ जाता है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हो डिजिटल इंडिया की इस चीज में। ठीक है,
ठीक है, फिर इसरो के बारे में आपने क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की है, एंड लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड ऑल वेरियस पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, आईटी सेक्टर्स, इंडियन आर्मी के बारे में बात कर दी है हमने, ठीक है। ओके ओके ओके, इंडियन आर्मी की जब हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें हमें पीस कीपिंग, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एरेना की। जब हम वर्ल्ड एरेना की बात कर रहे हैं तो हमारी बातचीतों में इंडिया का कनेक्शन सिर्फ इंडिया इंडिया नहीं, इंडिया वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट कर रहा है उसको लेके होना चाहिए, है ना। तो जब हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं तो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही कैपेबिलिटीज को दिखा रहा है। हमें इंडिया की उन कैपेबिलिटीज की बात करनी है जो डायरेक्टली दूसरी नेशंस को अफेक्ट कर रही हैं, जो इंडिया को एक लीडरशिप रोल में लेके आ रहे हैं, है ना। तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी रिडंडेंट है। लाइक हमने इतना बोल दिया कि इंडिया जो है एडवांस वेपनरी वगैरह इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, उसके साथ साथ आपको इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन में इतना ज्यादा फोकस नहीं करना था, ठीक है। इसकी जगह आप इंडिया की पीस कीपिंग मिशंस के बारे में डिस्कस कर सकते थे, ये चीजें आप ऐड कर सकते थे। लाइक सौम्य ने जो मार्कोस वाला ऑपरेशन किया था, या फिर आप जो पूरा का पूरा ये जो पूरा रीजन है ना, इस रीजन में इंडिया की जो इंडियन नेवी का जो रोल है उसके बारे में ही फोकस कर सकते हैं कि कैसे काउंटलेस शिप्स वगैरह हैं, पूरा पैसेज वे जो है उसको इंडियन नेवी ने सेफ बनाया है। एक लीडर के तौर पे इस पूरे रीजन को निगरानी करता है, इंडियन ओशन रीजन की, प्लस ये पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, मेडिटेरियन सी, सोमालियन सी वगैरह, इस सैंड का एरिया है ना। इन चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दिया करो। देखो, आप लोगों को न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को न्यूज़पेपर में डेली चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके ऐसे दिमाग जैसे ख्याल जो दिमाग में आएंगे। अभी तक जो मुझे आप लोगों की लैंग्वेज देखने को मिल रही है, ये मुझे लैंग्वेज सिंपल चैट जीपीटी वाली मिल रही है, ठीक है। चैट जीपीटी में जिस तरीके की लैंग्वेज मुझे दिखाई दे रही है, वो वाली लैंग्वेज यहाँ पर ज्यादा आ रही है। कई सारी चीजें रिपीटेटिव दिख रही है मुझे आपके पैसे में, है ना। आपका जो ऐसे है वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, उसमें काफी यूनिक चीजें, यानी कि आपकी लैंग्वेज दिखनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, ये इसमें काफी ज्यादा ह्यूमन टच दिया हुआ है ना। फैक्ट्स भी शामिल है, फिगर्स भी शामिल है, लेकिन ह्यूमन टच काफी ज्यादा है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई लाइन पिकअप करते हैं, ऐसी लाइंस को, ऐसे फ्रेजेस को इंक्लूड करने की कोशिश कर, ठीक है। और इंडियन आर्मी का हमें इतना ज्यादा नहीं लिखना कि भाई हमने जॉइंट एक्सरसाइज। देखो, हमें एक छोटे से पैराग्राफ में 3-4 लाइनों में हमें इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स की बात भी करनी है, हमें जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात भी करनी है, और हमें दूसरी कंट्रीज के साथ कोलेबोरेशन की बात भी करनी है। इसको आपको इतनी 7-8-10 लाइन देने की जरूरत नहीं थी, ये आपका मात्र इतनी लाइंस में जो है वो निबट जाना चाहिए था। इतनी लाइंस में इतना कंटेंट होना चाहिए। कभी भी आप जो कंटेंट लिखते हो उसको कोशिश करो, देखो कि भाई ये कंटेंट ओवर द लाइन हो तो नहीं रहा है, कहीं ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहा है ना। तो कीप इट कंसाइज, कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज एंड मीनिंग, ठीक। फिर आप आगे स्टार्ट कीजिए इंडियन क्यूजीन, सिनेमा, फेस्टिवल्स। देखो, ये जितनी भी बातें प्रिया आपने लिखी है ना, ये थोड़ी थ्योरेटिकल एंगल से ज्यादा है ना। आपको इसमें डेटा इंक्लूड करना है, आपको इसमें फैक्ट्स और फिगर्स यूज करने हैं, जैसे स्वामी ने किए थे, है ना। काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया था, रैंकिंग्स को इंक्लूड किया, G20 प्रेसिडेंटशिप को इंक्लूड किया, एग्जाम्पल्स को ऐड किया। तो हमें थ्योरी से ज्यादा पढ़ना है ना। तो हमें ऐसे में ज्यादा से ज्यादा डेटा करना है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हमने कुछ टर्म्स मेंशन कर दिए, कैसे क्या हो रहा है इसके साथ हमें ये भी मेंशन करना है कि कैसे इंडिया एशियन प्रैक्टिसेस, इंडिया की जो एशियन प्रैक्टिसेस है, योग, आयुर्वेद वगैरह, ये कैसे पॉपुलर है। हमने सिर्फ इतना बोल दिया कि पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड हो रही है, लेकिन कैसे, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कोई अवार्ड मिला हो, कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किसी तरह का कोई रिसर्च पेपर हुआ हो, या कोई अलग प्रैक्टिस स्टार्ट की गई हो, इस तरह की चीजों को हमें मेंटेन और मेंशन करना है, जिससे पता चले कि भाई इंडिया का एक्सेप्टेंस जो है एक लीडर के तौर पे बाकी कंट्रीज में भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और ज्यादा बेटर हो सकता था ये, ठीक है, इसको और ज्यादा बेटर करना है। जतिन भाई, Yes, sir. जतिन, Yes, sir. पढ़िए। India is the world's largest democracy with over 1.3 billion people and 900 million voters. India has a robust constitutional framework that guarantees fundamental rights and freedom to all citizens. India also has a vibrant civil society that engages in various social and political issues. India's democratic power is also evident in the poll as a champion of यहाँ से democracy. लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा रिडंडेंट है।
इंडिया के रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का लीडरशिप से कुछ लेना देना नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का, फ्रीडम्स का आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि एक लीडर होने की क्या निशानियां है, लेकिन यहाँ पर वो फिट नहीं होगा। दूसरा, इंडिया की सिविल सोसाइटी का भी कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया की डेमोक्रेटिक पावर की तो बात ही नहीं करनी है। हमें इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर की बात करनी है, वो किन प्रैक्टिसेस के थ्रू हो रहा है। इंडिया अंदर क्या कर रहा है उससे बाहर के लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे डिफाइन हो रहे हैं, हमें बात उस पर करनी है। ठीक है, यस सर। ठीक। तो हमें क्या करना है अभी, अब आप करंट लेवल पे देखो तो करंट लेवल पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कंट्री को एक लीडरशिप रोल में लेके आती है। सबसे बड़ी चीज आ जाती है इकोनॉमी, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है, इकोनॉमी आ रही है। तो हमें इंट्रोड्यूस करना इकोनॉमी के साथ कि भाई इंडिया जो है वो इकोनॉमी में इस तरीके से लीड कर रही है। इकोनॉमी के बाद दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी भी आ जाती है, इसके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ भी आ जाती है। सिक्योरिटी के साथ साथ फिर इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जाते हैं कि भाई बाकी कंट्रीज के साथ किस तरीके के रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया के इंटरनल इन सब चीजों को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट। Reasons for or reasons of India as an emerging culture. सर ये पॉइंट में लिखा है सर, पॉइंट में लिखा है सर, पॉइंट में, पॉइंट में लिखा है सर। पॉइंट में क्या लिखा है, ये तो पूरे का पूरा उसमें लिखा हुआ है ना। अच्छा, नहीं, ये पॉइंट में नहीं लिखना था। मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट्स में नहीं लिखना था। ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं करनी है, पॉइंट में नहीं लिखना, ये भी नहीं करना। ये देखो, चीजें आपने ठीक लिखी हैं कि, लेकिन ये पॉइंट वाली चीज मेंशन नहीं करनी है ना। इसके अंदर का डेटा ठीक है, ठीक है। आपने वसुदेव कुटुंबकम का मेंशन कर दिया, ग्लोबल हार्मनी की बात कर दी, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी। ठीक है, ये भी आपने ठीक ठाक मेंशन किया है। इंडिया वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी की बात भी की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, फिर आपने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की बात की है इन कंक्लूजन। ठीक है, ओवरऑल एवरेज तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा बिलो एवरेज है। ठीक है, जो पॉइंट्स हमने अभी तक मेंशन किए हैं, जिनके बारे में डिस्कशन किया, उन पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अरुण प्रेजेंट है क्या, कौन कौन है? अतुल, अतुल आपका ऐसे आया है क्या? नहीं सर, अभी सर असल में एग्जाम है परसों, तो उसके लिए उसमें लगा हुआ हूँ अभी। देखो, एग्जाम तक तो मैं सर मैं कल तक मैं सबमिट करता हूँ आपको। नहीं, अब एग्जाम दे रहे हो तो फिर एक्स्ट्री पे ही फोकस कर लो अभी। ठीक है, मैं आप लोगों को 21 तक का टाइम दे रहा हूँ। 21 को आप करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक से जो है मैं किसी भी तरह के कोई भी एक्सक्यूज को स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है, यस सर। तो अपना ऐसे देना है, मतलब देना है आपको, अपना आर्ग्यूमेंट्स और वो सब देना है तो देना है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि सीडीएस है, लेकिन उसके बाद चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम्स रहे, चाहे प्लेसमेंट रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो मेरे लिए एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए रिटर्न नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। स्टार्ट। Indian diaspora, whenever they are contribute towards the prosperity of their adopted homeland. Narendra Modi. The Indian diaspora has grown manifold since the first batch of the Indian were taken to the country in the East Pacific and Caribbean island. According to the World Migration Report 2023, India has a large immigrant population in the world, making it the top origin country globally. बिल्कुल सही। देखो, एक अच्छा सा कोट दिया गया है जिसके बारे में, जिसमें इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि उनको लेके क्या बेसिकली एक इमेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप हुई है। ठीक है, उसके बारे में एक क्रेडिबल फिगर के द्वारा क्या है मेंशन किया गया है, वो क्रेडिबल फिगर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा जो है, इनिशियल इंडियन डायस्पोरा का जो ओरिजिन है वो इंडिया से बाहर कैसे गया। तो ठीक है, हमने सही बात की, ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स में, कैरिबियन आइलैंड्स में जो यहाँ के मजदूर वगैरह गए थे, किरमिटिया मजदूर जिन्हें कहा जाता था, उनको ले जाया गया था, है ना। तो उस चीज़ के बारे में मेंशन किया कि भाई वहाँ से एक स्टार्टिंग हुई है। फिर एक क्रेडिबल सोर्स को मेंशन किया गया, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो लार्जेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, यानी कि
इसमें एक फैक्ट इस्टेब्लिश किया गया है कि इंडिया की प्रेजेंस जो है, इंडियन डायस्पोरा की प्रेजेंस जो है वो कहाँ कहाँ तक है ना। इसके साथ साथ एक क्रेडिबल सोर्स को मेंशन किया गया है कि इंडिया की लार्जेस्ट इमिग्रेशन पॉपुलेशन है, जिससे इंडिया एक यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक टॉप लेवल की कंट्री पे उभर कर सामने आता है, जिसके जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो आपके या फिर जिसको जिसको कहा जाए कि इंडिया के जो ओरिजिन के लोग हैं वो अलग अलग जगह किस तरीके से फैले हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Indian diaspora is the one of the richest cultural development around the world. The advantage is evident in diaspora diplomacy, whether by they act as a bridge builder between their home and adopted countries. Indian diaspora is not just part of India's soft power, but also a fully structured organization as well. Also, many people of Indian origin hold top political positions in many countries, which enhance India's political clout at multilateral institutes like United Nations. With one of the largest labor pool of relative wages, semi-skilled and skilled people, India can become a critical counter of global labor sources. From Google CEO Sundar Pichai and Microsoft CEO Satya Nadella, who to the world one among the leading music conductors, the list of NRI and their contribution of world goes endlessly. The influence of Indian diaspora affects not just the popular attitude but also government policies in country where they live. To the benefit of India, India benefit tremendously through these people enduring large multinational companies as well as venues. The spread of yoga, Ayurveda, Indian spiritualization, Bollywood, Indian cuisine across the world has made India famous. It has either led to a renewal of many least relationship with many countries. There are many instances where diaspora has stood up for the Indian kings in time of disaster. There are invaluable of mobilizing resources, talent, and knowledge with integral in building the state. India needs to concert two important but untapped segments of existing diaspora: the young generation of overseas India and those approaching retirement. The EV, Japan, and Latin America countries should be targeted over few decades. The government should launch. इसको ना थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहिए था। यानी कि अभी तक हमने क्या किया कि अभी तक हम सिर्फ इंडिया की अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा की सारी अच्छी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, यानी कि हमने चैलेंजेस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है ना। इसमें आपने चैलेंजेस को थोड़ा सा हिंट दिया है, अनटैप्ड सेगमेंट्स को देखने के लिए, यंगर जनरेशन की प्रॉब्लम्स को, इनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा और बताया जाना चाहिए था कि भाई इंडियन डायस्पोरा जो है उनके साथ इंडिया से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। लाइक आप इसमें मेरे ख्याल से जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लाइक कुछ हेट क्राइम्स के बारे में लिख सकते हो आप। ठीक है, जो इंडियन डायस्पोरा को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, इसके बारे में शायद आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन एक पॉलिटिकली न्यूट्रल वे में। ठीक है, इसको आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे और भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हमें एक प्रॉपर चैलेंजेस भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इसमें थोड़ी कम लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, फिर गवर्नमेंट लॉन्चेस शुड लॉन्च वेरियस स्कीम वगैरह वगैरह इन दिस डेवलपमेंट। इंडिया शुड नहीं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, ओसीआई कार्ड स्कीम हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना। इनके बारे में शुड लॉन्च वाला सिनेरियो फिट नहीं बैठेगा। ठीक है। ठीक है, और कंक्लूजन और बेटर होना चाहिए था। Yes, sir. कंक्लूजन बहुत बहुत सुंदर है। ठीक है, Indian diaspora can provide the requisite impulse which makes it all the more important to unlock their full potential। कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं दे रहा है ना। Yes, तो sir. हमारा कंक्लूजन है इट शुड बी अ वे लुकिंग फॉरवर्ड, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सौम्य, आपका इंडियन डायस्पोरा वाला नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे।
एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। पढ़िए। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. In a democratic country, people elect their government to work for a quality of life and growth opportunities for them. Democratic values like justice, liberty, equality, fraternity, etc. makes more sense when an individual understands the concept. The quality of government depends on the quality of people who vote for them. So the root cause of problems as well as solutions lies with the voters. They must be properly educated and aware of the day-to-day politics to choose their leaders. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो तो थोड़ा सा गैप छोड़ो। ठीक है, Okay, sir. ये जो इतना इतना एरिया है ना, इतना इसको छोड़ दो। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे पैराग्राफ को बीच में से स्टार्ट मत करो। ठीक है, यहाँ लाइन खत्म हुई, एक लाइन का गैप छोड़ो और यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करो। Okay, sir. ठीक है, आगे। Educations allow an individual to develop critical thinking skills and to make choices during election. In India, a country with diverse and complex political landscape, an educated and aware electorate is necessary to understand the various issues and policies. ये रिपीटेटिव हो गया, ये रिपीटेटिव हो गया। जब आपने यहाँ पर बात कर ली है इन सब चीज़ों की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर ली है, रूट कॉजेज और प्रॉब्लम्स की बात कर ली है कि वोटर्स के साथ में है, प्रॉपर्ली एजुकेटेड अवेयर होना चाहिए अपने लीडर को चीज़ चूज करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप उन चीज़ों को बात कर रहे हो कि फिर से डाइवर्स और पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कर रहे हो, अवेयर इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ रिपीटेटिव लग रही है ना। हमने ऑलरेडी इस बात को कर लिया है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि फॉर इंस्टेंस द लिटरेसी कैंपेन्स एंड ऑल, है ना। यहाँ से बात को आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये 3-4 लाइनें जो ऊपर की थी वो थोड़ी सी क्या थी, रिडंडेंट थी। ठीक है, Yes, sir. हाँ आगे पढ़िए। For instance, the literacy campaigns and initiatives have played a significant role in enhancing the political awareness and participation of marginalized communities. Education also reduced the vote bank politics, election in terms of division of caste, language, religious, etc. Awareness leads to understand one's right, responsibility, and the working of democratic system. Literacy and awareness campaign in India have played an important role in promoting voters' turnout, encouraging citizen engagement, and holding elected representatives accountable. The right to ऐसे कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह के बारे में आप बता भी सकते हो, एग्जांपल्स थोड़े देने चाहिए। आपने एग्जांपल्स नहीं दिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपने दिया है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। आप इस तरह के वोटिंग जो कैंपेन्स हैं, आप कुछ एग्जांपल्स लीड कर सकते हो इसमें। आप दो इलेक्टोरेट्स को कंपैरिजन कर सकते हो, कुछ रिसेंट डेटा को उठा के डाल सकते हो कि भाई एक हमारी जो इलेक्टोरेट है वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो कुछ ऐसी है, दूसरे के कंपैरिजन में ऐसा है, दोनों में कितना ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है ना। ऐसे कुछ रियल टाइम डेटा को डाल सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, फिर आपने आरटीआई की बात की है, बहुत बढ़िया ऐड किया है। इन टुडेज डिजिटल एज मिसइन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा हैज बिकम इजी टू स्प्रेड। ये फिर बात से वही चीज रिपीट हो गई, है ना। हमें पार्लर उस चीज पे जोर नहीं देना है कि एजुकेटेड और अवेयर सिटीजन फैक्ट के साथ बेटर ऑक्यूपाइड है, वो हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया। हम बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे तो वो क्या कर रहा है, हमारी वर्ड लिमिट बढ़ा रहा है और कोई और ज्यादा मीनिंग ऐड नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है हमारे इस पैराग्राफ पूरे ऐसे के साथ। ठीक है, ओके। और अगेन कोट्स, इसमें तो बहुत अच्छे कोट्स आ सकते हैं, इसमें आपके कोट्स में से। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी सेम चीज आ गई है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग सिटीजंस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नहीं 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 नहीं, इसमें आपको कुछ और अलग जोड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मैं रितल के मैसेज को उसको देखूँ तो एजुकेशन अवेयरनेस हैज ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी ठीक है। अवेयरनेस बिकम्स एसेंशियल बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एविडेंस ऑफ शेयर। हाँ, ये देखो, ये फ्रेजेस, इस तरह के फ्रेजेस पे फोकस करो। देख रहे हो ना, ये फ्रेजेस देखने में कितने नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, है ना। ये शॉर्ट और कंसाइज वे में काफी कुछ एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, जिससे आपको चीजों को रिपीट नहीं करना पड़ा। ठीक है, ओके सर। There is an inseparable connection between democracy and education. Democracy cannot be a thought in segregation from the spectrum of education. ये कहाँ से लिया है तुमने रितल?
सर स्टडी IQ और चैट GPT का मिक्स है। ठीक है, प्रेसेस अच्छे हैं, ठीक है। इट हैज बीन सेड द, ये क्या लिखा हुआ, इट हैज बीन सेड, ये वर्ड क्या है, SI, ये वाला वर्ड, एम आई ऑडिबल रितम? यस सर, सिन्यूअस, SINE। इसकी मीनिंग क्या है? सर स्ट्रॉन्ग बैंड, मतलब ओके, strong- और डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर इंटेलिजेंस ऑफ ऑल द सिटीजंस। ठीक है, आपने फ्रेजेस काफी अच्छे यूज किए हैं। इन द वर्ड्स ऑफ जॉन ड्यूई, वर्ड होना चाहिए, वर्ड नहीं। The devocation of democracy dedication is a familiar fact. A government resting upon popular suffrage cannot be successful unless those who govern and obey their governors are educated and aware. ठीक है, democracy implies election of the corrupt few by the ignorant many. Therefore, education is the major means to enrich the strengths and overcome weakness of the people. That is the social emancipation. काफी बढ़िया लिखा है आपने। Education and awareness are the greatest instruments of social emancipation by which democracy establishes, maintain and protect the spirits of equality among its city members. तो आप लोगों को ये काम भी करना है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमें ऐसे इसको अपने देखते रहना है, लेकिन हमें अच्छा अभी एक मुझे बात बताओ, आपने जैसे ऐसे लिखा है तो इसमें आपने पूरा देख के लिखा है कि आपने उन चीज़ों को देख के एक साइड नोटिस करके फिर आपने उसको खुद के वर्ड्स में लिखा है? क्योंकि देखो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी ये एक जो मतलब कि देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ। सर नोट डाउन करती हूँ पॉइंट, फिर लिखती हूँ, और मतलब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं हैवी हैवी वो लिख लेती हूँ, फिर वही लिख देती हूँ। अच्छा, फिर बढ़िया है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक हमारे सामने आया है फिर हम उसमें बहुत हल्की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिस में ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो जब टॉपिक आपके सामने आए तो उस टाइम पे भी, रियल टाइम में भी आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर सको, ठीक है? तो इतनी हमारी प्रैक्टिस होनी है। यस सर। Since democratic education absolutely favors maximum individual development, curriculum in a democracy should be flexible so that it can cater to the diverse tastes and temperatures, aptitudes and abilities. Further, it is essential that democratic curriculum should take into account the local conditions of environmental demands. ठीक है, schools should act as a replica of community. ठीक। Education and awareness are the main of single body called democracy. Conclusion और बेटर हो सकता था। conclusion वाली फीलिंग नहीं दे रहा। कंक्लूजन में क्या बताया था? अब वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए, थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस भी इंक्लूड करने थे। चैलेंजेस की कमी दिख रही है इसमें, है ना? चैलेंजेस होने चाहिए थे। देखो आपने बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे अच्छे से बात की है, हालांकि ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक हमारा न्यूट्रल टॉपिक है। न्यूट्रल टॉपिक यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको चैलेंजेस इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इंडिया की एक लार्जर पॉपुलेशन जो है वो उतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो इसमें आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा वगैरह डालना चाहिए था। उस फैक्ट और डेटा को आप डेमोक्रेसी से जोड़ सकते थे, बाकी सारी चीज़ों से जोड़ सकते थे, है ना? तो एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेस की आप वहाँ बात कर सकते थे कि आप उन चीज़ों की मतलब मेजरली बात हो रही थी, ठीक है? तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती, ठीक है सौम्या? यस सर। ओके, प्रिया के ऐसे पे आते हैं नेक्स्ट। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर बिकमिंग डायस्पोरिक। प्रिया Yes, sir. प्लीज पढ़िए। Diaspora is the group of people who are currently living outside India and has made significant contribution to post-independence India in various fields, including economics, politics, culture, and technology. The diaspora is estimated to number over 20 million people, made up of NRIs and PIQs. पीआई क्यूज नहीं होगा, पीआई होगा। Sorry, sir. ठीक है, आगे। Indian diaspora has played a crucial role in promoting economic development in India through remittances, investments, and entrepreneurship. Remittances are not only one of the stable anchors for India's current account,
ये काफी अच्छा पॉइंट ऐड किया है। रेमिटेंसेस के बारे में किसी ने मेंशन नहीं किया था, आपने रेमिटेंसेस का मेंशन किया है, काफी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रेमिटेंसेस काफी बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। कल्चरल एम्बेसडर, ठीक है। एक चीज जो मिसिंग है, जो आप लोग ऐड कर सकते थे, जो मैंने अभी तक ऐसे में देखा है, आप में से ज्यादातर लोगों ने साइंटिस्ट की बात नहीं की है ना? Yes, क्यों? sir. इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, आपने उनकी अचीवमेंट काफी हद तक इग्नोर किया है। ऐसा नहीं करना। इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिया की डायस्पोरा में, है ना? चाहे आप नासा की बात कर लें, चाहे आप दूसरी स्पेस एजेंसीज की बात कर लें, या फिर आप दूसरे अचीवमेंट्स की बात कर लें, तो इंडिया के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनको, उनकी अचीवमेंट्स को भी आपको हाईलाइट करना था। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अगेन लेकिन इसमें चैलेंजेस थोड़े मिसिंग है ना? आप लोगों में से मैंने देखा कि आप लोग चैलेंजेस बहुत कम लिख रहे हैं, चैलेंजेस को थोड़ा सा और हाईलाइट कीजिए। ठीक है, Okay, sir. Next time ध्यान देंगे. बिल्कुल। आप देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग इसको रीराइट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग रीराइट करने की कोशिश कीजिए, तो वो भी ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग देखो, आप लोग जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमने एक बार लिख लिया हमारा काम हो गया। आपको किसी भी गिवन टॉपिक पे तब तक लिखना है जब तक कि आप उस टॉपिक को मास्टर ना कर लें, जब तक आप उस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ना लिख लें, है ना? काफी अच्छे से लिखिए उस टॉपिक को, एकदम परफेक्ट तरीके से। जितना ज्यादा परफेक्ट आप उस पर लिख सकते हैं उतना ज्यादा परफेक्ट आप उसको क्या कीजिए, बनाइए। ठीक है, चलिए जतिन, स्टार्ट कीजिए। What is diaspora? The term diaspora. प्लीज बोलिए। What is diaspora? The term diaspora traces its roots to the Greek diaspora, which means dispersion. The Indian diaspora has grown manifold since the first batch of Indians purchased into the countries in the Eastern Pacific and Pacific Islands. Indian diaspora is one of the richest minorities in any developed countries. The advantage is evident in diaspora diplomacy, whereby they act as bridge vendors between the and adopted countries. आपका इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है। आपने अच्छे से इस वर्ड के ओरिजिन के बारे में बात की है। देखो, जब हम किसी वर्ड के ओरिजिन की बात करते हैं तो वो अपने आप में पूरी मीनिंग एक्सप्रेस कर देता है ना? तो आपको क्या है ना कि डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस उस वर्ड के ओरिजिन से क्या कर दिया, उसकी मीनिंग को एक्सप्रेस कर दिया। ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है। बस आपको स्टार्टिंग में कोड अच्छा सा ऐड करना था, वो करते तो ये काफी परफेक्ट हो जाता। ठीक है, दूसरी बात, कीवर्ड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया, उनको भी करो। फिर उसके बाद बात करते हैं इंडिया की डायस्पोरा ग्रोन मैनीफोल्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी पॉइंट सही है। रिचेस्ट माइनॉरिटीज की बात भी सही है। एडवांटेज की बात भी आपने की है, ये भी बहुत अच्छा है। आगे सर ये भी पॉइंट में लिखा है सर। अब मैं वो point- अपनी पॉइंट में लिखा है, आपने वो एक बार में गलती की है, नेक्स्ट बार जब आप लिखेंगे तो उसको गलती को नहीं दोहराएं। ठीक है, हाँ। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात की है, रेमिटेंसेस की बात की है आपने, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात की है, एनआरआई सपोर्ट या फैमिली वगैरह वगैरह। रेमिटेंसेस कितना इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल सही। टोटल रेमिटेंसेस इतने हैं, इतना ज़्यादा नहीं करना रेमिटेंसेस के बारे में भाई। आपने यहाँ तक कर दिया ना, इंडिया की जीडीपी में काफ़ी है। फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, टोटल रेमिटेंसेस इंडिया के इतने हैं, इंडिया इतने हो जाएंगे, ये रिटर्न हो गया। ठीक है, हमें किसी एक पॉइंट पे एक्सप्रेस करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्ट्रेस नहीं करना होता। इस डाटा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि भाई इंडिया के तो रेमिटेंसेस कितने बढ़ जाएंगे कितने नहीं बढ़ जाएंगे। हमने ऑलरेडी वो फैक्ट एस्टेब्लिश कर दिया है कि इंडिया के जो एनआरआई है या फिर बाकी जो लोग हैं, वो इंडिया के रेमिटेंसेस के जरिए इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उतना ही सही है। ये 3-4 लाइनें जो बात की है ये रिडंडेंट। फिर हमने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात की है। ठीक है, फूड, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड फेस्टिवल्स। इसमें भी कोशिश कीजिए कि आप किसी स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, उसकी बात कीजिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कीजिए। जैसे अगर अगर अभी आप देखेंगे तो अभी इंडिया का जो गरबा है ना, गरबा को यूनेस्को ने एक स्टेटस दिया, मैं भूल गया कोई स्टेटस दिया कल्चरल इन्फ्लुएंस वाला, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव में सही नहीं बैठेगा, है ना? सर कल्चरल इंक्लूड हो जाएगा तो बैठ जाएगा ना। नहीं, लेकिन वो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से जा रहा है ना, हम डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि इंडिया का डायस्पोरा बाहर क्या कर रहा है। ये तो ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है और यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया है, लेकिन ये इंडिया की लीडरशिप वाले रोल में आ जाएगा, है ना, कि इंडिया एक इमर्जिंग लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं। लेकिन हम इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, तो बाहर से अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, ये इस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन उसमें आ जाता है, हाँ ये काफी बेटर है, ठीक है। कोशिश कीजिए इन एग्जाम्पल से थोड़ा आगे बढ़िए, ये काफी नोन एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे फैक्ट्स लेके आइए जो ज्यादा लोगों को नोन ना हो, जैसे कि मैंने बताया साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है। फिर आपने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात की है, काफी बढ़िया है ये, ठीक ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। In a democracy, education is given primacy for its prerequisite for the survival and success of the former. Similarly, democratic temper बनाता है लोगों के दिमाग में, democratic values की बात की गई है। इतना ज़्यादा चैट जीपीटी का हेल्प मत लो, सबके ऐसे एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। In the Indian Constitution, according to Article 21, free and compulsory education, ठीक है। इसको ना एक दूसरे एंगल से लिख सकते थे आप, जतिन। इसमें आप फंडामेंटल राइट का तो आपने एंगल जोड़ा ही है ना। फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी और टीपीएसपी वाला एंगल भी जोड़ सकते थे, और आप बता सकते थे कि कैसे एजुकेशन को तीनों चीज़ों में इंक्लूड किया गया है, तो वो कितना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको जोड़नी चाहिए थी। फिर हम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं। अवेयरनेस बिकम्स एसेंशियल बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर, देयरफॉर एवरीबॉडी इज इक्वली एन एक्टर और प्लेयर, ठीक है। The relationship between democracy, इस पैराग्राफ का मतलब समझ सकते हो जतिन, ये पूरा सर इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझाओ। मतलब ये बता रहे मतलब डेमोक्रेसी और एजुकेशन में मतलब किस तरह से मतलब बिगेस्ट लेवल पर ये हो रहा है सर, किस पर यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी ऐसे को आप एग्जामिनर को समझाना चाहते हो, उससे पहले हमारा खुद का भी तो समझना जरूरी है। देखो, इस चीज को आप लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा जतिन, ठीक है। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। आपको ये जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं, मेरे लिए नहीं करने हैं, ये आपको अपने लिए करने हैं, ठीक है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं करोगे, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, हो सकता है मैं क्लास में आपको रहने भी दूं, लेकिन इन दी एंड वो मुझे उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं करेगा जिस तरीके से वो आपको इम्पैक्ट करना चाहिए, यानी कि आपकी कैरियर के लिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ ऐसे को, मैंने आपको कॉपी करने को बोला है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको पूरा कॉपी कर लेना है या फिर आपको बिना सोचे समझे कॉपी कर लेना है। आप कॉपी भी कीजिए किसी भी ऐसे को कहीं से, लेकिन आप जो भी चीज लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या लिख रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे द फर्स्ट डायमेंशन इज अबाउट द एडॉप्शन ऑफ द नॉलेज and awareness about democracy and human rights by all the citizens. This dimension stresses the importance of transferring the required information and raising awareness. ये आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका टॉपिक से स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और टॉपिक के बारे में बात कर भी रहा है तो फिर ये उस तरीके का एम्फेसिस क्रिएट नहीं कर रहा है कि एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो एक क्रिटिकल पिलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वो आपकी फील ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। The second dimension concerns the reflection of the acquired knowledge and awareness into real life and behaviors. कैसे? अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख देंगे, लेकिन कैसे, एग्जांपल्स भी तो जोड़िए साथ में। सेकंड डायमेंशन कैसे रियल लाइफ में एक्ट कर रहा है, फर्स्ट डायमेंशन कैसे रियल लाइफ में एक्ट कर रहा है। जब तक हम इसके एग्जांपल नहीं ऐड करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा, तब तक तो सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। ऐसे में एग्जाम्पल्स नहीं है तो मतलब कि बहुत कुछ मिसिंग है, ठीक है। ये रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड एट द मैक्रो लेवल एंड इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिलेशंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। कैसे, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन होता है, हाउ, कैसे। नहीं आ रहा समझ में, मुझे तो नहीं आ रहा, ठीक है।
The education for democracy defined as training in moral qualities necessary for the citizens of a democracy, the encouragement of clear thinking in everyday affairs. नहीं, ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, समझ रहे हो ना? और ये कंक्लूजन भी आपका वर्क नहीं कर रहा है। आपका पहले वाला ऐसे सही था, लेकिन ये वाला ऐसे बहुत 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 अच्छा नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत वर्क करने की जरूरत है आपको। नहीं तो मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा है अच्छे से। हाँ, तो अच्छे से लिखना है ना भाई, अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसके बाद भाई और कौन प्रेजेंट है क्लास में, किसका ऐसे मिसिंग हो गया? अतुल ने लिखा नहीं है, सॉन्ग में जतिन, प्रिया एंड रतन। चलो फिर बाकी कैसे देखते हैं। एजुकेशन की हमने बात कर ली इसमें, ठीक है। एंड देन ई वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही स्टार्ट किया है, बोर्ड को छोड़ के कि डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है ना। उसके बाद में ई वेस्ट क्या है ये भी बता दिया गया है। ई वेस्ट में क्या क्या शामिल है ये भी शामिल कर दिया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ई वेस्ट, इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल, लैंडफिल्स में, नॉन डंपिंग साइट्स में सीरियस थ्रेट्स टू करंट पब्लिक हेल्थ, कैन पॉल्यूट इकोसिस्टम फॉर जनरेशंस टू कम। ठीक 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 ठीक। टॉक्सिक केमिकल्स काफी अच्छे से कवर किया है, ठीक है। आफ्टर सॉइल कंटेमिनेशन क्या उससे इम्पैक्ट पड़ता है, सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, ठीक है। देयर आर नो क्लियर गाइडलाइंस, नहीं गाइडलाइंस तो है। सर मैं जिस इंडस्ट्री में काम करती थी ना पहले, तो वहाँ पे मैं डाई की इंडस्ट्री में काम करती थी, तो वहाँ पे एफ्लुएंट वो ऐसे ही डाल देते थे। तो फिर है ना, एसएसबी पे मैंने इस बारे में स्टोरी भी लिखी थी कि मतलब कैसे ग्राउंड वाटर डिग्रेड होता है ये। फिर एक कंपनी ने हमारी कंपनी की कंप्लेन की थी, देन फिर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नॉर्म सेट किए थे, नॉर्म्स होने चाहिए। ई वेस्ट रूल्स के नाम से गवर्नमेंट ने ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स भी निकाले हैं ना, है ना, जो 2023 से लागू हो गए हैं। आप उनके बारे में लिख सकते थे। बैटरी रूल्स के बारे में लिख सकते थे आप कि बैटरीज को लेके किस तरह के रूल्स आए हैं, है ना। बैटरीज के डिकम्पोजिशन के लिए नहीं, उनको बेसिकली उनके मैनेजमेंट के लिए, उनको डिस्कार्ड करने के बाद क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, आप उनके बारे में देखो। चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो चैलेंजेस के साथ साथ हमें सोल्यूशंस की बात भी तो करनी पड़ेगी ना। हमें बताना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट ने किन किन गाइडलाइंस को इशू किया है। फिर आप उसमें ये जोड़ सकते हैं कि होपफुली दीज गाइडलाइंस जो हैं इनको गवर्नमेंट प्रॉपरली एक्सक्यूट करेगी, प्रॉपरली इस पे चीज़ों को एक्शन लिया जाएगा। इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस की बात की है ना। चैलेंजेस के साथ साथ हमें सॉल्यूशंस को बात, एक पैराग्राफ तो सॉल्यूशंस को देना ही पड़े, ठीक है। यस सर। The need of the hour is to generate employment, which can be done through identifying and promoting cooperatives and expanding the scope. Employment का यहाँ पर कैसे आ गया, इसका यहाँ इससे क्या कनेक्शन? देखो सर, ऊपर लिखा है ना, साइंटिफिक मेथड्स एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, informal sector, for that we need to generate employment. तो उसको उससे कनेक्ट करना चाहिए ना। ये टोटली एलिनेटेड दिख रहा है इससे, ये Okay. टोटली अलग दिख रहा है, ये आपके वो मीनिंग ही नहीं दे रहा है। The need of the hour is to generate employment, which can be done through identifying and promoting cooperatives and expanding the scope of e-waste manage. ये इससे सुटेबल नहीं हो रहा, उससे लिंक नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ये टोटली अलग पॉइंट लग रहा है ना। हाँ। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाला एंगल वैसे ही फिट नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट की जगह आप गाइडलाइंस की बात कर सकते थे, आप किसी और चीज़ की बात कर सकते थे, ठीक है। और प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड piecemeal approach needs to be taken because it is said that roof should be repaired when it is shining, not pouring. ये आपने फ्रेज अच्छा ऐड किया है, लेकिन अगेन आपको अपने कंक्लूजन्स पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, यस सर। है ना। आपके कंक्लूजन्स जो है वो एक मतलब प्रॉपर तरीके से, जब हमारा पैराग्राफ एंड होता है ना, वो ऐसे एंड होता है, वो वाली फीलिंग नहीं दे पाते। आप स्टार्ट बहुत अच्छा करते हो, आप बीच की बॉडी बहुत अच्छी डालते हो, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती, ठीक है। यस सर। चलो, द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज इट्स रियल वेल्थ ऑफ इंडिया। Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization. महात्मा गांधी, ठीक। डाइवर्स कंट्री है, रिच हिस्ट्री और कल्चर है, डाइवर्सिटी है, एग्जिस्ट इन द कंट्री, जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी prominent है, cultures, religions, languages, tradition coexist in harmony, reflecting its traditions, unity in diversity, home to plethora of perfection,
different ethnicities, languages, religions and cultures, each with its own unique set of customs and beliefs. जब आपने ऑलरेडी ये सब मेंशन कर दिया कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियस, लैंग्वेजेस कोएग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आप ये सब मेंशन करके क्या कर रहे हो? ये सब मेंशन आपने रिडंडेंट तरीके से किया है ना? Yes, sir. आपने ऑलरेडी वो सब चीजें मेंशन कर दी हैं, फिर यहाँ क्यों करना है? Benefits of this diversity are immense. Firstly, it leads to the more harmonious and peaceful environment. Different backgrounds are able to share unique perspectives and experiences, leading to mutual understanding and respect. Second, diversity allows for variety of talents and skills to be cultivated. More vibrant and successful economy, increase appreciation and understanding of different cultures and beliefs. इसमें आपको चैलेंजेस भी तो जोड़ने थे, इसमें चैलेंजेस ज़्यादा आ जाते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी को अगर आप देखो तो इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात की जाए या फिर इंडिया की चाहे हम दूसरी डाइवर्सिटीज की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपको चैलेंजेस भी जोड़ने चाहिए थे कि डाइवर्सिटी किस तरीके से कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर देती है ना? Yes, sir. ये ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि लिखना कहाँ से स्टार्ट, क्या करना है एंड क्या करना है, बॉडी में क्या डालना है। आप इस तरीके से इसमें ये लिख सकते थे कि जब एक बंदा एक रीजन से दूसरे रीजन में जब माइग्रेट करता है तो कई बार डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो इमिग्रेंट्स पे या फिर बाकी लोगों पे क्या करते हैं, अपनी जो लोकल चीज़ें हैं उनको थोपने की कोशिश करते हैं, तो ये डाइवर्सिटी में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए लोगों को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी, इंक्लूसिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें है ना? यस सर। हाँ, ये चीज़ें इंक्लूड होनी थी। फिर उसके बाद इंडिया की जोग्राफिकल लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट एंड सीज। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात कर रही है ना? सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट एंड दिस, ओके इंडिया टू बी culturally and economically united nation. It enables from people different culture and religions to come together and exchange ideas and experience. ठीक है। लैंग्वेज की बात कर रही, ठीक है। मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर, इंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ, हाँ ये चैलेंजेस आपने ठीक किए हैं, यहाँ पर ठीक किया है, लेकिन ये आपके जोग्राफिकल एंगल से ज़्यादा है ना? आपको जो है वो कल्चरल एंगल से भी ज़्यादा चैलेंजेस के बारे में बात करनी थी। डाइवर्सिटी की जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में बात करनी थी। इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट विल लीड टू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी, डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी। हाँ सर। हाँ। बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। ठीक है।